नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना शनिवार को अपनी वर्षगांठ मना रहा था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को उनके परिवार वालों को बधाई दी। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला रुक नहीं रहा। शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली। ये मंदिर ब्रिटिश काल का था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले और राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने अलग अलग तरीके से उपराज्यपाल से मुलाकात की। मजदूर यूनियन ने पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे ताकि सरकार को अपनी योजना पर दोबारा विचार करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नहीं, भाजपा के एक कार्यकर्ता के तौर पर असम आया हूं। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि असम की महान भूमि को कांग्रेस ने विघटन की है, आतंकवाद की, हड़तालों की और आंदोलन की भूमि बना दिया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने असम के स्टेट गेस्ट हाउस में पौधारोपण भी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। इन सीटों पर 3 नवंबर 2022 को वोटिंग होने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 अक्टूबर को 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा की एक विधानसभा सीट पर मतदान होंगे, जबकि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे। भाजपा ने हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं तेलंगाना के मनुगोंडे से राजगोपाल रेवड़ी और उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ से अमन गिरी को उतारा है। हरियाणा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई और तेलंगाना से राजगोपाल रेड्डी भाजपा में शामिल होने से पहले क्रमशः आदमपुर और मनुगोंडे से कांग्रेस के विधायक रहे थे। भारतीय वायुसेना ने अपनी वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को उनके परिवार वालों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। हमारे वायु योद्धाओं ने राष्ट्र को सुरक्षित भी किया है और आपदा के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना दिखाई है। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा था कि वायुसेना दिवस पर साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और नभः स्पृशम दीपतम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है, आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना भी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना दिवस पर बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारतीय वायुसेना दिवस पर हमारे वायुसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मेरी ओर से बधाई है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देशवासियों की सहायता करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करता हूं। वायुसेना ने अपनी वर्षगांठ पर एक नई वर्दी का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 8 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ मनाता है। चंडीगढ़ में वायुसेना के विमानों ने आसमान में तरकब दिखाए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे थे।
चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि हम अगले साल से महिला अग्निवीरों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रगति पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई नए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है और नई शाखा वायुसेना में कई हथियार के लिए जिम्मेदार होगी और इसके परिणाम स्वरूप 3400 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो जाएगी। यह अनिवार्य रूप से सहद पर मार करने वाली मिसाइल और हवा में मार करने वाली मिसाइल और दूर से संचालित विमान और बहुचालक दल के विमान में हथियार ऑपरेटरों की 4 विशेष धाराओं को संचालन किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला रुक नहीं सकता। शुक्रवार को यानी कि 7 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली थी। यह मंदिर ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। घटना जौनेदाह जिले के दातिया गांव में हुई है। यह काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और आरोपियों ने मूर्ति का सिर मंदिर परिसर में लगभग आधे किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया था और फरार हो चुके थे। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकुमार कुंडा ने कहा कि मंदिर में अंग्रेजों के जमाने से पूजा हो रही थी और हमला रात को 3 या 4 बजे के बीच में हुआ है। मंदिर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमलावर बिना किसी डर के मूर्तियों को खंडित करके चले गए हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब हमें वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। एक किताब के विमोचन के उस वक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया और जाति व्यवस्था की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। भागवत एक कार्यक्रम में डॉक्टर मदन कुलकर्णी और डॉक्टर रेणुका बोकारे द्वारा लिखित पुस्तक व्रज सूची के तुंग के विमोचन में शिरकत कर रहे थे। इस किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का हिस्सा जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। इस वजह से आज की स्थिति बनी है और जिनके परिणाम बहुत हानिकारक है। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था का मूल रूप भेदभाव नहीं था, बल्कि इसके उपयोग थे। हालांकि इन व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कोई अगर इन संस्थाओं के बारे में पूछे तो जवाब देना होना चाहिए कि यह अतीत है, इसे भूल जाओ। इस दौरान उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले भागवत ने कहा था कि भारत को सभी सामाजिक समूहों पर समान रूप से लागू करके सुविचारित व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए। दुंडावती त्याच्यातनं दिलेली आहे आणि ते ही प्रमाण म्हणजे भेदांच्या विरुद्ध बोलणारे सगळे आपण ज्यांना आदर्श चरित्र मानतो असे लोक आहेत। आणि नंतरही पहा, आता या ठिकाणी थोडा आणखीन एक आपली परंपरा आहे त्याचा विचार करा। शास्त्रानुसार चाललं पाहिजे असं आहे, पण शास्त्र जर उपयोगी होत नसेल तर लोकानुसार चाललं पाहिजे। शास्त्रांपेक्षा लोक श्रेष्ठ आहेत। शास्त्रात रूढीर्बली असी असं वचनही आहे, कारण लोकव्यवहार हा नेहमी डॉमिनेट करतो। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले और राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटना ने वीरवार को अलग अलग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उपराज्यपाल ने पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अन्य विशेष योजनाओं से संबंधित कई मुद्दे
और अन्य विशेष योजनाओं से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वर्तमान विकास परिदृश्य पर भी अपने विचार साझा किए। राज्यसभा सदस्य और गुज्जर बकरवाल समुदाय के वरिष्ठ नेता इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान लोक कल्याण के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में केरल विधानसभा की पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने अलावा भाजपा और गुर्जर बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के अलावा विभिन्न समुदायों के समग्र कल्याण पर भी विचार विमर्श किया। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि केरल विधानसभा की पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल में मोहिद्दीन एस.के. बाबू और ए. प्रभाकरण, के रामचंद्रन के साथ और कई भी नेता शामिल हुए थे और यह दल के केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में बीते 3 वर्ष के दौरान हुए विकास का अध्ययन करने के लिए आए हुए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केरल से आए दल को बताया कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण का एक नया दौर शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सभी पिछड़े वर्गों और वंचितों को उनके सभी संवैधानिक अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित बनाने हेतु उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बाद में भाजपा के जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर अली मोहम्मद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की बडगाम इकाई के प्रधान उमर जान ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट करके उन्हें बडगाम के विकास के संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने दूध पथरी, तौसा मैदान और चरार शरीफ में पर्यटन संबंधी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को आग्रह किया। मजदूर यूनियन की पूरी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे ताकि सरकार को अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़े। सभी बड़े शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रदर्शन राजधानी पेरिस में हो रहा है। लगातार 5 दिन से चल रही हड़ताल के कारण जहां रेल यातायात में बाधा आ रही है, वहीं विमान भी सही वक्त पर नहीं उड़ान भर पा रहे। तेल संशोधक संयंत्रों में कर्मचारियों के न होने की वजह से पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत हो चुकी है। पेरिस का मुख्य चार्ल्स दे गोल हवाई अड्डा भी ईंधन की किल्लत से जूझ रहा है। वहां सिर्फ चंद दिनों की जरूरत के लिए ईंधन बचा हुआ है। देश के कई दूसरे हवाई अड्डे पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने के विरोध में ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 3 रुपये बढ़ गई है और वही पीएनजी की कीमत भी 3 रुपये बढ़ चुकी है। सीएनबीसी दिल्ली एनसीआर में कई कीमत 8 अक्टूबर यानी कि कल सुबह से लागू हो चुकी थी। अब दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 78.61 रुपये हो चुकी है और अभी दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 75 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत बढ़ चुकी है और पीएनजी की कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 53 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है।
चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। कौन बनेगा पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख? जनरल बाजवा के बाद कौन बन सकता है सेना प्रमुख? इसकी अटकलें तेज हो चुकी। 120 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त कर दी गई है। जामनगर और मुंबई से ड्रग बरामद किया गया। एयर इंडिया का पूर्व पायलट भी गिरफ्तार। उपराज्यपाल ने जताई नाराजगी। सफाई श्रमिकों के 16 करोड़ बकाये पर नाराजगी। जल बोर्ड के खिलाफ शिकायत। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तपिश को अभी से बढ़ाने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल पर गुजरात सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 27 साल से गुजरात की सत्ता में रहते हुए सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया। पाकिस्तान की सेना के नए आर्मी चीफ को लेकर देश में चल रही राजनीति पर अब सरकार विराम लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसका प्रोसेस 1 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। देश के लिए नए चीफ के लिए मुद्दे पर प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान काफी समय से राजनीति कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपनी पसंद का आर्मी चीफ बनाना चाहती है, जिससे वो अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सके। अब ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान द्वारा आर्मी चीफ के मुद्दे पर दागे कई सवालों का जवाब देकर उनको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि संविधान के मुताबिक ही देश का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में इनको पूरा किया जाएगा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को देशद्रोही कहा और उसे इस्लामाबाद पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई एक बैठक के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन ने पंजाब और खैबर की सरकारों से देश में अराजकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपकरण बनने से परहेज करना होगा। इमरान खान के लंबे मार्च आह्वान के संदर्भ में बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया और फैसला लिया कि संविधान और कानून की सीमाओं को पार करके हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पहले इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हकीकी आजादी मार्च के लिए तैयार हो जाने का आदेश भी दिया है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। गुजरात के जामनगर तथा मुंबई के एक गोदाम में से 120 करोड़ रुपए के मूल्य की 60 किलो मादक दवा जब्त की गई है। मामला सामने आया तब एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उप महानिर्देशक एसके सिंह ने यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि एमडी ड्रग्स मुंबई के एक गोदाम और जामनगर से जब्ती की गई है। सूचना पर गोदाम पर छापा मारा गया। एनसीबी ने इस मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के डीडीजी सिंह ने बताया कि आरंभ में जामनगर की नौसेना खुफिया इकाई ने एमडी ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए जाने की जानकारी दी थी। इस सूचना पर एनसीबी और नेवल इंटेलिजेंट यूनिट ने साझा रूप से काम किया। इस सूचना पर जामनगर से 10 किलो के आसपास एमडी ड्रग्स जब्त किया गया
और उसके बाद जामनगर में गिरफ्तार 2 लोगों में से एक आरोपी की पहचान सोले गफ्फार के साथ 2016 और 18 के बीच एयर इंडिया का पायलट रह चुका है ऐसे हुई थी। आरंभिक जांच में पता चला कि जामनगर और मुंबई में जब्त मादक पदार्थ के मामले के तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि एमडी ड्रग्स का कुल वजन 60 किलो के आसपास का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने मुंबई स्थित एसबी पथ एरिया के एक गोदाम से छुपाए गए लगभग 50 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। यह नेटवर्क एक कार्टेल द्वारा चलाया जा रहा था। हमने कार्टेल के सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पहले भी इस कार्टेल के कुछ सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया था। हमने ऑलरेडी एक केस गुजरात अहमदाबाद में रजिस्टर किया है। इस कार्टेल का सरगना पहले भी एक मैंड्रेक्स टैबलेट की तस्करी के लिए गिरफ्तार हो चुका है। ये दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुंबई के निवासी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके पास 16 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हेरोइन की बरामदगी हुई है। एजेंसी ने यह जानकारी दी। बरामद किए गए मादक द्रव्यों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान बीनू जॉन के रूप में हुई है जो केरल का रहने वाला है। मिली सूचना के मुताबिक हवाई अड्डे पर पहुंचते ही आरोपी को हिरासत में लिया गया और उनके पास मौजूदा सामानों की जांच की जाने लगी और यह सामान मिला था उनके अलग अलग कई क्षेत्रों से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन सफाई करने वाले 1000 से ज्यादा अधिक कर्मियों का बकाया 16 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने संबंधी पर शिकायत की जांच करें। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले बकाये का भुगतान करवाने की दिशा में पहल करें ताकि त्योहार के दौरान कर्मियों को वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले पर फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से एक भुगतान में देरी पर एलजी ने नाराजगी जताई। 20 फरवरी 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत सीवर सफाई के लिए मेला ढोने की प्रथा को खत्म कर प्रौद्योगिक आधारित पर समाधान लागू करना चाहिए। इसके तहत 190 ठेकेदारों ने सीवर की सफाई के लिए डीजेबी द्वारा हाइश के समुदाय को लगाया गया था और ठेकेदारों ने सफाई के लिए 1000 से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया था और दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज के सफाई की जा रही थी। इसके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण सहायता लेकर जरूरी मशीनें भी खरीदी गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने 90% तक ऋण को बढ़ावा दिया था। देश में खाद्यान्न के अन्न भंडार भरने वाले किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए दिल्ली को सीमावर्ती गांव पंजाब खोड़ से हुंकार भरी। यहां गारंटी किसान मोर्चा के बैनर लगे 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ। 8 तक चलने वाला ये गारंटी कानून अधिवेशन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के साथ ही स्वाभिमान शेतकरी संगठन के अलावा देश भर से 200 किसान संगठन के करीब 3000 किसान मंथन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह ने ऐलान किया कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों से देश का किसान सियासी दलों का मोहरा बन रहा है और राजनीतिक दलों ने
चुनाव के समय ही केवल अपने घोषणा पत्रों में किसान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अब किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और वह कानूनी हक के साथ मैदान में उतरेगा। इसी कड़ी से देश भर के 200 किसान संगठन खेत की बात खेत से करने के लिए दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव में जुटे हैं। इसी मौके पर पूर्व सांसद राजू शेट्टी के अलावा जल पुरुष राजेंद्र सिंह, पीवी राजगोपाल और रामपाल जाटके सहित अन्य किसानों नेता भी वहां पे संबोधन दे सकते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से सियासी तपिश को अभी से बढ़ाने का काम हो रहा है। रैलियां, रोड शो, सभाएं आयोजन में सूबे में माहौल गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी बाजार साफ महसूस की जा रही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और किसान मोर्चा मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि किसान को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। भाजपा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में जुटी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से शुरू की गई नमो किसान पंचायत का उद्देश्य वही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ड्रोन जैसी तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला इंटरेस्टिंग हुआ है। अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलने में और शाब्दिक तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो रैलियां और सभाओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल और कार्यकर्ताओं के सामने मीटिंग भी कर ली। ऑटो ड्राइवर के घर जाकर खाना भी खा चुके हैं। दलित को अपने पक्ष में करने के लिए उनके अपने घर बुलाकर दावत दे चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात पर फोकस किया है। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रखी है और वो बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया है कि बाप रे इतना सारा डर, ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है। बीजेपी से बहुत नाराज है और अब तेजी से आपका दामन वो लोग थाम रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल पर गुजरात सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 27 साल में गुजरात की सत्ता में रहते हुए सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया। इस रफ्तार से भाजपा को गुजरात में सभी 40,000 सरकारी स्कूलों को ठीक करने में 15,000 साल का समय लग सकता है। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मात्र 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। केजरीवाल गुजरात के स्कूलों को भी 5 साल में शानदार बना सकते हैं। गुजरात की जनता भी अब 5 सालों में ही अपने स्कूलों को ठीक करवाना चाहती है, तो उन्हें 27 सालों में स्कूलों को ठीक करवाने का भाजपा का मॉडल स्वीकार नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले ध्यान का 10% हिस्सा वह दिल्ली सरकार के स्कूलों पर कर देते तो आज अधिकतर स्कूल प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के बिना खोलने का प्रचार करने वाली दिल्ली सरकार ने उन्हें निजी हाथों से बचने का काम किया हुआ है। देखते हैं ब्रेक और उसके बाद देखते हैं रफ्तार।
My life, my Lyra. उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढों की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अफसरों को जल्द से जल्द ये सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। योगी ने कहा कि गांव हो या फिर शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम होती है। बीते 5 वर्ष में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया, लेकिन समय समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है और ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने PWD सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता की समय समय पर जांच कराने, निर्माण में लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों के मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर सड़क निर्माण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। इस वर्ष 1 दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें अभी 19 देश हैं। विश्व की 85% GDP इन देशों से ही आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन देशों का हिस्सा 75% है। इतने महत्वपूर्ण देशों के समूह की अध्यक्षता के चलते लगभग 200 छोटी बड़ी बैठकों का आयोजन भारत में होना चाहिए और लगभग पूरा विश्व बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहा है। नई प्रौद्योगिकी के आगाज से जहां हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो रहा है, वहीं सरकारों को समक्ष कई चुनौतियां भी आ रही हैं। नई प्रौद्योगिकी खासतौर पर इंटरनेट के कारण दुनिया के देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही है। पुराने उद्योग धंधे शिथिल हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए व्यवसाय जन्म ले रहे हैं। निवेश प्राप्त करने की होड़ में प्रतिस्पर्धात्मक कराधान की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है, यानी कि हर देश कारपोरेट टैक्स के दर घटाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह निवेश के लिए सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही सभी देशों में कराधान भी घटता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। पीएम ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को जल्दी खत्म करने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते में पर चलने की जरूरत दोहराई है। पीएम मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया, किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षित और सुरक्षा को महत्व देता है। बयानों में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में अपनी पिछली बैठक के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने भाजपा के एक कार्यकर्ता के तौर पर असम आए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि असम की महान भूमि को कांग्रेस ने विघटन की, आतंकवाद की, हड़तालों की, आंदोलन की भूमि बना दिया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मौजूद रहे।
इस मात्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने असम के टेस्ट गेस्ट हाउस में पौधारोपण भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। इन सीटों पर 3 नवंबर 2022 को वोटिंग होने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 अक्टूबर को 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा की एक विधानसभा सीट पर मतदान होंगे, जबकि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। भाजपा ने शनिवार को हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं तेलंगाना के मुनकोडे से राजगोपाल रेड्डी और उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ से अमन गिरी को उतरा है। हरियाणा से वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई और तेलंगाना से राजगोपाल रेड्डी भाजपा में शामिल होने से पहले क्रमशः आदमपुर और मुनकोडे से कांग्रेस के विधायक थे। वहीं अमन गिरी अरविंद गिरी के बेटे हैं, जो गोला गोरखनाथ से भाजपा विधायक थे और पिछले महीने उनकी मृत्यु हो गई, जिससे निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की आवश्यकता हुई। भारतीय वायुसेना शनिवार को अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा था, जिस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। हमारे वायु योद्धाओं ने अपने राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना भी दिखाई है। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि वायुसेना दिवस पर साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमः स्पृशो दीपतम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है, आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना भी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारतीय वायुसेना दिवस पर हमारे वायुसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई। देश के असामान की रक्षा करने का और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देशवासियों की सहायता करने के आपके दृढ़ संकल्प को सलाम करता है। भारतीय वायुसेना के जवानों की वीरता भारत को गौरवान्वित करती है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 90वीं वर्षगांठ पर एक नई वर्दी का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना अपने योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर 8 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ मनाता है। चंडीगढ़ में वायुसेना के विमानों ने आसमान को तर्क दिखाए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे थे। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि हम अगले साल से महिला अग्निवीरों की शामिल करने की योजना भी बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईएएफ के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। नई शाखा वायुसेना में कई हथियार प्रणालियों के लिए भी जिम्मेदार होगी और इसके परिणाम स्वरूप 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होगी। यह अनिवार्य रूप से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दूर से संचालित विमान और बहुचालक दल के विमानों में हथियार प्रणाली ऑपरेटरों की विशेष धाराओं को संचालन के लिए होगा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला रुक नहीं रहा है। यहाँ शुक्रवार यानी कि 7 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली। यह मंदिर ब्रिटिश काल का बनाया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों का पकड़ा नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना जौनेदाह जिले के तोहिया गांव में हुई। यहाँ काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। आरोपियों ने मूर्ति का सिर मंदिर परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकुमार कुटा ने कहा कि इस मंदिर में अंग्रेजों के जमाने से पूजा हो रही है। हमला रात 3 से 4 बजे के बीच हुआ। मंदिर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमलावर बिना किसी डर के मूर्तियों को खंडित कर पाए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। इस मामले में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
बांग्लादेश पूजा सेलिब्रेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी चंद्रनाथ पुदार ने कहा कि यह घटना बांग्लादेश में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा खत्म होने के 24 घंटे के अंदर हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि पूरे देश में इन्हें 10 दिन में कोई घटना नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल दुर्गा उत्सव काफी शांति से मनाया गया। पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। इस दौरान 3 लोगों की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब हमें वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। एक किताब के विमोचन के वक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। भागवती के कार्यक्रम में डॉक्टर मदन कुलकर्णी और डॉक्टर रेणुका बुकारे द्वारा लिखित पुस्तक वज्र श्रुति तुम के विमोचन में शिरकत कर रहे थे। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था का मूल रूप भेदभाव नहीं था बल्कि इससे उपयोग थे। हालांकि आज इन व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कोई अगर इन संस्थाओं के बारे में पूछे तो जवाब होना चाहिए कि यह अतीत है और इसे भूल जाओ। इस दौरान उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत को सभी सामाजिक समूहों पर समान रूप से लागू एक सुविचारित व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने जनसंख्या के असंतुलन के मुद्दे को उठाया और कहा कि जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं पर परिवर्तित होता है। उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित जनसंख्या असंतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले और राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने वीरवार को अलग अलग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उपराज्यपाल ने पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अन्य विशेष योजनाओं से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की। राज्यसभा सदस्य और गुर्जर बकरवाल समुदाय के वरिष्ठ नेता इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना भी की। उन्होंने जनजातीय वर्गों के युवाओं के लिए शुरू की गई रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं के लिए उपराज्यपाल का पूरे समूह की तरफ से आभार भी जताया। उपराज्यपाल ने इंजीनियर गुलाम अली खटाना के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए कहा, केंद्र शासित प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर के विकास प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग का समान हितधारक बनाने हेतु सभी मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। हम सभी के लिए समावेशी और समान विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के सभी लाभों को कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ शुक्रवार को राजभवन में केरल विधानसभा की पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल के अलावा भाजपा और गुर्जर बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के अलावा विभिन्न समुदायों के समग्र कल्याण पर भी विचार विमर्श किया। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि केरल विधानसभा की पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल में कुरुकोली मोहिद्दीन, एस.के. बाबू, एस. प्रभाकर, के रामचंद्रन और अजय स्टीफन शामिल हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने केरल से आए दल को बताया कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण का एक नया दौरा शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सभी पिछड़े वर्गों और वंचित को उनके सभी संवैधानिक अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश का सरकार सभी वर्ग के लिए सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित बनाने हुए उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। बाद में भाजपा के जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर अली मोहम्मद और भारतीय जनता युवा मोर्चा की
बडगाम इकाई के प्रधान उमर जान ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर उन्हें बडगाम विकास से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने दूधपथरी, यूशमर्ग और चरारे शरीफ में पर्यटन संबंधी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश बनेगा राजनीतिक हलचल का केंद्र। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में दाखिल होगी। राजस्थान में इंडस्ट्रीज और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेंट राजस्थान समिट शुरू हो चुकी है। इस समिट में गौतम अदानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में शामिल हो चुके प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उन्होंने जेडीयू पार्टी का नेतृत्व करने का नीतीश कुमार का प्रस्ताव ठुकरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तंज कसने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पति कैसा भी हो, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, लेकिन बाप डांटना नहीं छोड़ता। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पति शराबी, कबाड़ी हो और निकम्मा हो, लेकिन एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, लेकिन बाप डांटना नहीं छोड़ता। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा था कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे डांटती नहीं है। पिछले 6 महीनों में एलजी ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने नहीं लिखे। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करे। दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना में ठनी हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने एलजी पर कई आरोप लगाए थे। वहीं एलजी ने दिल्ली आबकारी नीति समेत अन्य मामलों में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न नेताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसईएस डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने का फैसला किया था और मुख्य सचिव जांच करने को कह रहे। एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा है। एलजी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकील और न्यायविदों से शिकायतकर्ता ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद अब एलजी ने इस मामलों में जांच शुरू कर देने का आदेश दिया है। फिलहाल दिल्ली सरकार या फिर बीएसईएस डिस्कॉम की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ओके दोस्तों, सबसे पहले आज महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं। और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौर नया नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना बना चुकी है। अब दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है।
एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। इसी मुद्दे पर आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले संकट खड़ा कर लेते हैं, इस त्योहार खराब करते हैं और बीजेपी द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने बीजेपी के षड्यंत्र में हिस्सा लेते हुए काम किया है, जिसका बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही थी। बीजेपी का प्रयास देखा जा रहा है कि गरीब तबके के लिए जहां जहां सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही है उससे रोका जाए। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार का प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में आने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता की माने तो प्रियंका गांधी भी उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 2024-25 नवंबर को प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश से 5 उप यात्राएं निकलेगी। इन उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई है और खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरा और मालवा के सभी उप यात्राओं भारत यात्रा में जुड़ेगी। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के देश को चीतों को स्वागत दिया था और 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने भी जाएंगे। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दिया गया है। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और कैन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम को मध्य प्रदेश में बुलाने की तैयारी की गई है, जबकि दूसरी तरफ 1.25 माह के अंतराल के बाद गृह मंत्री शाह का मध्य प्रदेश का दौरा भी तय होगा। इसके पहले 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल पहुंचकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक लिया है। इस बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर ग्वालियर आ रहे हैं। ये यहाँ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के संगठन के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसके चलते संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने प्रवास तेज कर लिया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की रतलाम, उज्जैन और भोपाल की यात्राएं अभी चल रही है। राजस्थान में इंडस्ट्रीज और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इवेंट राजस्थान समिट शुरू हो चुकी है। इस समिट में गौतम अदानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आमंत्रित किया। इस समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते हैं और अब हमारे उद्योगपति छाए हुए हैं। उन्होंने गौतम अदानी को दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने की बधाई भी दी। इससे पहले समिट में टाटा पावर ने राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा की। कंपनी के सीईओ प्रवीण सिन्हा ने कहा कि राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अदानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर
मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन, अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग। राजस्थान में टाटा पावर कंपनी अगले 5 सालों में 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी का प्लान प्रदेश में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी है। बीते कुछ साल में देश में ईवी व्हीकल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश काफी फायदेमंद होगा। सोलर हेवन माने जाने वाले राजस्थान को लेकर कंपनी काफी उत्साहित है। यहाँ के लिए टाटा पावर के पास इन्वेस्टमेंट और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की भी योजनाएं हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में आए कंपनी के सीईओ प्रवीण सिन्हा ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि पश्चिम राजस्थान में सोलर एनर्जी का 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल बन रहा है। राजस्थान में सोलर क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेशन का पोटेंशियल है और इसके अलावा विंड एनर्जी का भी यह अच्छा मौका है। हमारा प्लान अगले 5 सालों में 25 से 35 हजार तक करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का है, जो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। 5000 मेगावाट सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह की विंड स्पीड सोलर लेवल होगा और वहां उसी तरह का पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान में कई जगह पर इसी तरह के पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। प्रवीण सिन्हा ने राजस्थान को ग्रीन पावर हाउस के रूप में डेवलप करने पर तेजी से काम हो रहा है, ये बात भी बताई। चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में शामिल हो चुके प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जिन्होंने जेडीयू पार्टी का नेतृत्व करने का नीतीश कुमार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। साथ ही में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे, चाहे बिहार सीएम की कुर्सी क्यों वो न छोड़ दे। अब प्रशांत किशोर ने इस दावे का जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया। प्रशांत किशोर के दावे से संबंधित पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो झूठा है। उन्होंने जो कुछ बोला है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 4-5 साल पहले प्रशांत किशोर ने मुझे जेडीयू का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी। बता दें कि प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के अवसर पर चंपारण के मिथिहावरा स्थित गांधी आश्रम से बिहार में पदयात्रा शुरू की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शाब्दिक हमले कर रहे हैं। ये वो ही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2 साल तक जेडीयू की उपाध्यक्ष की कुर्सी भी संभाली थी और 4 साल पहले जब उन्होंने जेडीयू की जिम्मेदारी संभाली तब ये माना जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के लिए 2019 के आम चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। वही अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को डाउन करने का एक मौका नहीं गंवा रहे। तो आप कितना बार ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है, आजकल फिर अपना जहां गया है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।